जैसे कि मैंने बताया कि आज हम बात कर रहे हैं डिस्पर्सन की। ठीक है, डिस्पर्सन या जिसे डेविएशन भी बोलते हैं। और इसका मतलब मैंने आपको बताया कि जो हमारी एवरेज वैल्यू है, मीन वैल्यू है, ठीक है, तो जो हमारी एक्चुअल वैल्यूज है वो इससे कितना अप एंड डाउन, कितना फैली हुई है। ठीक है, हम कहें हमारे एवरेज मार्क्स हमारी क्लास के बच्चों के आए हैं वही मान लीजिए 65। ठीक है, और अब किसी बच्चे के तो 95 भी हैं, किसी बच्चे के 35 भी हैं, तो डेविएशन कितना हो गया। ठीक है, किसी के 95 भी हैं, किसी के 75 भी हैं, किसी के 70 भी हैं, इसी तरह से किसी के 40 भी हैं, किसी के 55 भी है। समझ रहे हो ना? तो ये जो एक्चुअल वैल्यू इस मीन वैल्यू से कितना दूर तक फैली हुई है, उसी को हम बोलते हैं डिस्पर्सन। ठीक है, उसे ही फैलाव बोलते हैं। और ये फैलाव हमने लास्ट उसमें समझा था कि एक तो रेंज से हम मापते हैं, रेंज मेथड होता है। रेंज मेथड होता है L माइनस एस, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो हमारी क्लास में मान लीजिए सबसे ज्यादा मार्क्स आए किसी बच्चे के 95 और सबसे कम आए मान लो 35, तो इनकी जो रेंज वैल्यू है वो हो जाएगी 60। और इसका बेनिफिट क्या है, ये हम क्यों निकालते हैं? ये हम इसलिए निकालते हैं कि हमें पता चले कि ये जो मीन वैल्यू है वो हमारी एवरेज वैल्यू को किस हद तक रिप्रेजेंट कर पा रही है। ठीक है, मान लीजिए मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था कि मान लो जैसे दो स्टूडेंट्स है, दोनों के मार्क्स हम 60% ले रहे हैं। ठीक है, अब एक के मार्क्स मैं ऐसे ले रहा हूँ 70। ठीक है, एक सब्जेक्ट में है 70, एक सब्जेक्ट में है 60 और एक सब्जेक्ट में है 50। ठीक है, दूसरे स्टूडेंट्स के मार्क्स ऐसे ले लो, एक सब्जेक्ट में तो आ रहे हैं 95। ठीक है, दूसरे में मान लीजिए आ रहे हैं 55। कितने रह गए भी? 5 और 5 10 और 5 14 और 1 15। ठीक है, और अगले सब्जेक्ट में मान लीजिए आ रहे हैं 30। थोड़ी देर के लिए समझ लो 30 वाला भी पास है। ठीक है, समझने के लिए। तो अब देखो, देखने में तो दोनों के एवरेज मार्क्स 60-60 आ रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो ये जो स्टूडेंट्स है मिस्टर ए, ठीक है, ये 60% है और इसके मार्क्स भी लगभग सभी में 60% के आसपास, जबकि जो दूसरा है वो किसी एक सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छा है और किसी में एक में बहुत ज़्यादा वीक है। तो यहाँ ही जो 60% मार्क्स हैं वो इसका रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे, क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी का हमने मीनिंग ही ये समझा था कि सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है कि वो एक वैल्यू जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करे। अब जैसे आपके मार्क्स आए होंगे 10+2 में, आपका यहाँ एडमिशन हुआ होगा 10+2 के मार्क्स के बेस पर। अब जाहिर सी बात है किसी सब्जेक्ट में कितने, किसी में कितने, हमने ये तो नहीं पूछा ना किस में कितने, हमने तो आपके टोटल मार्क्स की एवरेज कर ली कि एवरेज मार्क्स इस बच्चे के इतने हैं और दूसरे स्टूडेंट्स के मार्क्स इतने हैं। तो इस बेस पर जो है हमने मेरिट बेस मुझे सुन पा रहे हो भाई? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, ओके बेटा, लेट वी कंटिन्यू। तो अब ये जो आपका जो स्टैंडर्ड जो डेविएशंस हैं वो बेसिकली इसी पर्पज से यूज होता है। ठीक है, अब देखो इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको हम फाइंड आउट कैसे करें। ठीक है, इसको फाइंड आउट करने का तरीका हम एक बार और देखते हैं। तो देखिए, इससे फाइंड आउट करने के जो मेथड्स है उसमें काफी सारे मेथड्स हैं, जैसे मीन डेविएशन, रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज होता है। सबसे सिंपल मेथड तो इसका होता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, रेंज कोफिशिएंट सिंपली निकाला जाता है L माइनस एस डिवाइड बाई L प्लस एस। और ध्यान रखिए जितनी ये वैल्यू अधिक होती है उतना ही डेविएशन भी अधिक माना जाता है। ठीक है, उतना ही ये एवरेज कम रिलायबल मानी जाती है। ये वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ही ये एवरेज मोर रिलायबल होगी। ठीक है, और जितनी ये ज्यादा होगी उतनी एवरेज पर भरोसा करना गड़बड़ करेगा, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आपको बताया भी था। ठीक है ना, वो जो नदी वाले एग्जाम्पल से आपको समझाया था कि एक जो है आदमी नदी पार करता है अपनी फैमिली के साथ, और वो नदी
चलो भी हम क्रॉस करते हैं, लेकिन मुड़ के देखा तो बहुत सारे फैमिली मेंबर उसमें डूब गए। तो रीजन क्यों क्या था उसके पीछे, कि उस जो नदी की उसने एवरेज गहराई को तो देख लिया, लेकिन उस एवरेज गहराई में डेविएशन कितना अप एंड डाउन है उस पर उसने ध्यान नहीं दिया। तो रिलायबिलिटी चेक करने के लिए जो हमें ये अपने जो डेविएशंस के जो मेथड्स है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो इसमें क्वार्टाइल डेविएशन मेथड क्योंकि उनकी ना तो इतनी इम्पोर्टेंस है, इतने पॉपुलर हैं, ठीक है। और हमारे फाउंडेशन के लिए हमें जो चाहिए, हम फिलहाल अभी उनकी बात कर रहे हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम इस साइन से डिनोट करते हैं, आधे नए जैसा साइन होता है, इसे हम बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये कैसे निकाला जाता है, मान लीजिए ये आपकी एक्स सीरीज है। अब देखो एक नोटेशन और समझ लो कि जहां पर भी जैसे एक्स है वाई है उसको कैपिटल में लिख रहा हूं तो मेरा मतलब होगा एक्चुअल वैल्यू। कोई इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, लेकिन जो चीज हम लगातार यूज कर रहे हैं करते करते उसका एक ट्रेंड, एक प्रैक्टिस चल पड़ती है। तो जहां पर भी हम कैपिटल एक्स लिख रहे हो आप समझ जाओ कि हमारा मतलब है एक्चुअल वैल्यू से। जहां हम स्मॉल एक्स यूज कर रहे हो स्टैटिस्टिक्स में तो उसका मतलब होगा कि हम एक्स में से एक्स बार उसका एक्चुअल मीन घटा रहे हैं, ठीक है ना। तो स्मॉल एक्स से हमारा मतलब होगा डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन, ठीक है। ये इसके नाम पढ़ चुके हैं एक तरह से, यूं समझिए डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन, एक्चुअल मीन वैल्यू से उसका डेविएशन। जहां पर हम डी लिखें या डी एक्स लिखें तो हमारा मतलब होगा एक्स में से एज्यूम मीन घटाया हुआ है। मीन डेविएशन तो ले रखा है लेकिन एक्चुअल मीन नहीं घटाया, एक्चुअल मीन घटाया तो स्मॉल एक्स लिखते हैं। और अगर एज्यूम मीन जो हमने आपको मीन में समझाया भी था वो अगर हम लेस करते हैं तो उसको हम डी से डिनोट करते हैं। इसे कहते हैं डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, ठीक है। और कई जगह हम इसको और भी कैलकुलेशन को छोटा बनाने के लिए हम डी डैश भी यूज करते हैं, डी डैश एक्स। जहाँ डी डैश यूज कर लिया वहां हमारा मतलब है एक्स में से एज्यूम मीन को घटाया है और साथ में उसको उसके क्लास इंटरवल से डिवाइड भी किया। ये मैं आपको पिछले लेक्चर में डिटेल में बता चुका हूँ, आप एक बार वहां से देख भी लेना जिन बच्चों का रह गया था, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए हमने जो है एक्स में से सारी जो एज्यूम मीन वैल्यू घटाने के बाद जो आए, मान लो सब की सब आइटम 10 से डिवाइड होने वाली थी, मान लो ऐसे आई थी -40 -30 -10 0 10 20 30, तो हम सबको 10 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 10 से डिवाइड करके जब हम इसको तो बोलेंगे dx, और जब 10 से डिवाइड कर देंगे तो इसको d डैश बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसमें हम डेविएशन तो लेते ही हैं, साथ साथ उसको आई से डिवाइड कर देते हैं, जिसको मैंने बताया था इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम चेंज इन स्केल बोलते हैं। स्केल जब हम बदल देते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकालते कैसे हैं, पहले बाय डेफिनेशन इसके फॉर्मूले को समझेंगे, ठीक है ना। तो देखिए बेसिक कंसेप्ट्स की हम बात कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशंस में मान लीजिए ये एक्स वैल्यू है और मैंने सिंपली ले लिया भाई 5 8 और 12 ले लूँ, 5 8 12, ठीक है। 5 8 12 की बजाय मैं ऐसा करता हूँ, इसको 13 ले लेता हूँ। 5 8 13 डिवाइड हो जाएगा 3 से, 13 और 8 कितने हो जाएंगे, 21 और 5 26, नहीं हो पाएगा। 5 8 8 11 लिख लेता हूँ, 5 8 11 11 और 8 19 19 और 5 24। मैं लेना चाह रहा हूँ कि सिंपल मीन आ जाए, ठीक है ना। तो ये सिग्मा एक्स हो गया, ठीक है। समझने के लिए 11 में 8 जोड़िए 19, 19 में 5 जोड़िए 24 24, ठीक है। पहले सिंपल समझ लो इंडिविजुअल सीरीज में। तो एक्स बार कितना हो जाएगा, 24 जो है उसको 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 8। तो जब हम स्मॉल x यूज करेंगे तो हमारा मतलब है x में से हमने एक्चुअल मीन को घटा दिया है। तो 5 - 8 हो जाएगा -3, 8 - 8 हो जाएगा 0 और 11 - 8 हो जाएगा 3। और आप ध्यान रखना ये हमेशा सिग्मा ऑफ, ये भी सिग्मा साइन है, ये जोड़ का साइन है, समेशन भी बोलते हैं, x - x बार,
ठीक है। x का x बार से जो डेविएशन का टोटल होता है वो 0 होता है। आप देख रहे हो -3 + 3 0, ठीक है ना। तो हम जो अपना स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इस x माइनस x बार का स्क्वायर कर लेते हैं, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 0 और ये 9। तो इस सिग्मा या समेशन x माइनस x बार स्क्वायर, ठीक है। और अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है कि एक्चुअल मीन से डेविएशन के स्क्वायर, एक्चुअल मीन से डेविएशन के स्क्वायर का जोड़ डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ आइटम से, तो ये बन जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे कि अब यहाँ ये वैल्यू आ रही है कितनी, 18। तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 18 को 3 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। 18 डिवाइड बाय 3 और इसका अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट ऑफ 6। और अंडर रूट ऑफ 6 कितना हो जाता है, 6 का आप अंडर रूट ले लीजिए, ठीक है। तो ये होता है 2.45, ये इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू हो जाती है। बात समझ में आगे होगी, ठीक है। तो अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब इसको निकाला कैसे हमने, और मैं आपको इसके बेस पर और बताता हूँ कि इसके बाकी फॉर्मूले फिर किस तरह से बनते हैं। तो ये तो बात हो रही थी इंडिविजुअल सीरीज की। सीरीज का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, जो भी टर्म्स यूज हो रही है मैं पहले पीछे बताकर चल रहा हूँ। तो इंडिविजुअल सीरीज है, और इंडिविजुअल सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकल रहा है, ये निकल रहा है जी सिंपली सिग्मा ऑफ x माइनस x बार, ठीक है, उसका स्क्वायर डिवाइड किया है हमने n से। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि x माइनस x बार को हम स्मॉल x लिखते हैं, इसलिए आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, समेशन ऑफ स्मॉल x स्क्वायर डिवाइड बाय n। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, x माइनस x बार का मतलब ही स्मॉल x होता है, ठीक है। और जहाँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा वहाँ क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट मेथड, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में साथ में फ्रीक्वेंसी होगी, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा x माइनस x बार आ रहा होगा इसको हम f से गुना और करेंगे, मतलब तब हमारा कॉलम कैसे बनेगा, x फिर x माइनस x बार और फिर f को गुना करेंगे x माइनस x बार से, ठीक है। और फिर करेंगे x माइनस x बार का स्क्वायर, तो x माइनस x बार का स्क्वायर वो f से गुना हो जाएगा। ध्यान रखना f का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ x माइनस x बार का स्क्वायर है, ठीक है। मतलब आप ऐसे कर लो x, ठीक है, आपके पास f दे ही रखा होगा सीरीज में, x माइनस x बार कर लेना, चाहो तो लगे हाथ इसका स्क्वायर कर लेना, ठीक है, और इसको फिर f से गुना कर देना, x माइनस x बार स्क्वायर, ठीक है। तो उस केस में स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बन जाएगा अंडर रूट सिग्मा f x माइनस x बार स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइड बाई n। मैंने आपको बताया था कि जहाँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहाँ फिर हम नंबर ऑफ आइटम्स को कैपिटल N से डिनोट करते हैं, जो कि हमारी फ्रीक्वेंसी का जोड़ होता है। तो भाई ये है डायरेक्ट मेथड बाय डेफिनेशन, ठीक है। अब तो आपके लिए कैलकुलेटर अलाउड हैं, पहले जो है मान लीजिए कैलकुलेटर जब अलाउड नहीं होते थे तो हमें शॉर्टकट मेथड पर भी फोकस करना पड़ता था, तो अब तो आप इससे भी निकालेंगे तो कोई समस्या नहीं है। बाकी अगर आप शॉर्टकट मेथड को समझना चाहें तो उसको भी समझ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, ठीक है। शॉर्टकट मेथड का मैं समझाऊं उससे पहले आप देखो, ये जो मैंने इंडिविजुअल सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू रखी थी, ये ध्यान से समझना, सिग्मा ऑफ x माइनस x बार का स्क्वायर था, ठीक है, और डिवाइड बाई n था, स्मॉल n, ठीक है। मैं अब आपको बताना चाह रहा हूँ सिग्मा x माइनस x बार स्क्वायर होता क्या है, ये आपके बहुत काम की चीज है, इसके बेस पर बहुत सारे फॉर्मूले आप खुद ड्राइव कर सकते हो अगर आप इस चीज को समझ लेते हो तो, ठीक है। तो हम समझें कि सिग्मा x माइनस x बार स्क्वायर का मतलब होता क्या है, ठीक है। एक मिनट, अब यहाँ देखो मैंने लिखा सिग्मा ऑफ x माइनस x बार स्क्वायर। मैं कहूँ तो कहो तो मैं इसका रिजल्ट पहले लिख देता हूँ,
इसका वैल्यू आएगा सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर। ये इसके बराबर होता है, नोट करने लायक चीज है, ठीक है। और उससे भी ज्यादा समझने लायक चीज है, अगर आप समझना चाहो तो इसको समझो, ठीक है। तो अब a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, भूले तो नहीं है, ठीक है ना। क्या होता था a माइनस बी स्क्वायर, ये होता था भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा ही कुछ होता था, ठीक है। तो अब इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये बन जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर। रिजल्ट लेना चाहो सीधा रिजल्ट मैंने पहले ही दे दिया है आपको, सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी स्क्वायर। अब सिग्मा ऑफ एक्स बार स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा ऑफ एक्स बार मैं लिख रहा हूँ, लिख के मिटाऊंगा मैं इसको, लेकिन सिग्मा ऑफ एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। अब ये ठीक नहीं है ऐसे लिखना, क्यों ठीक नहीं है उसका मतलब समझो आप, ठीक है। देखो x क्या होते हैं, x अभी हमारी सीरीज में क्या था, x मान लो 5, 6 और 7, ये हमारा x था, है ना। और इनका x बार हम निकाले तो 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 को 3 से डिवाइड किया तो x बार कितना आएगा 6। तो x बार तो हर बार 6 6 6, तो भाई इनका तो मुझे टोटल चाहिए, तो मैं जोड़ करके ही तो निकालूंगा, और तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है। 7 और 6 13, 13 और 5 18, ऐसे ही तो लिखूंगा। लेकिन इनका मैं जोड़ ऐसे क्यों करूं, 6 6 6 6 6, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, एक्स बार इज ए कांस्टेंट वैल्यू और सब जगह उतनी ही रहेगी, है ना। तो इसलिए इसका टोटल मुझे सिग्मा लगा के करने की जरूरत नहीं है। आप ये कहेंगे सर आप ऐसा करो 3 गुना 6 कर दो ना सीधा ही, 6 गुना 3 18, ठीक है। यानी कि ये वैल्यू जो कांस्टेंट रहनी है, बदलनी ही नहीं है, 6 ही रहनी है। तो हम काउंट कर लेते हैं कि भैया वो कितनी बार आई, इसलिए हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको क्या लिख देंगे कि n टाइम, n बार क्या आया x बार स्क्वायर, ठीक है। और बाकी यहाँ देखना भाई ये दर्जे जगह नहीं बच रही, ठीक है। तो समेशन ऑफ, मैं फिर से लिख देता हूँ, सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। और माइनस, अब माइनस क्या आना चाहिए 2ab, है ना। माइनस पहले अब देखो जरा, 2a क्या है हमारा सिग्मा एक्स और b क्या है एक्स बार, 2x बार सिग्मा एक्स। अब आप फिर पूछेंगे कि जी आपने x के साथ तो सिग्मा लगाया, इन सब के साथ सिग्मा क्यों नहीं लगाया, ठीक है। अब उसका मैं आपको पहले बताऊं, करके दिखाऊं, देखो समझने की बात है। मान लो ये है हमारा x, ठीक है, ध्यान से समझना फिर से, 5 6 7, ठीक है। और मुझे जोड़ चाहिए 2x बार, ठीक है, और सिग्मा x का, ठीक है। 2x बार मतलब इनको मल्टीप्लाई करके उसका जोड़ चाहिए मुझे, है ना। तो अब देखो मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, 5 इंटू 2 10, 2 इंटू 6 12, 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14, ये क्या बन जाएगा 2x, ठीक है। ध्यान से समझने, अब यहाँ अगर मैं इसको मीन से भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 2x इंटू एक्स बार, मीन कितना था इनका 6, तो 60 72, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 84, 216 आ रहा है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, ये 216 क्या है, ये 216 है ये जो 2x x बार का जोड़ है, यही तो है ना, ये जो 2x x बार इस कॉलम का जोड़ ही तो 216 है ना। अब जरा ध्यान से देखना, क्या मैं इसको ऐसे निकाल सकता था कि मैं सिग्मा x कर लेता, केवल सिग्मा x का जोड़ लगा लेता और उसको भैया 2 से गुना कर देता और फिर उसको x बार से एक ही बार गुना कर देता, ऐसा होने पर आता, देखो आता कि नहीं आता, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 गुना 2 36 और 36 गुना 6 216, बात समझ में आ गई ना। तो इसलिए मैंने इनके साथ सिग्मा नहीं लगाया, इनका सिग्मा करने की जरूरत ही नहीं है, केवल x के सिग्मा को x बार और 2 से गुना करेंगे तो उससे ही बात बन जानी है, ठीक है।
इतना टेक्निकल में आप जाएं या ना जाएं, ठीक है। लेकिन अगर आप इससे करते हो तो जो मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आपको फिर फॉर्मूला रटना नहीं पड़ता, आपको समझ में आ जाता है कि ये चीज है क्या, है ना। तो हमने अभी क्या लिखा, हमने लिखा भाई मैं फिर से लिख देता हूँ सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एन का मतलब मैंने बताया एन क्यों लगाया मैंने, एन एक्स बार का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, और एन 2n था क्या था 2x बार, सॉरी 2x बार और सिग्मा ऑफ x, ठीक है, ये वैल्यू आई हुई थी। अब देखो जरा सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ये जो हमारा एन एक्स बार है, ठीक है, इसको चलो मैं ऐसे ही छोड़ता हूँ, एन एक्स बार स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, 2 की जगह 2 लिख रहा हूँ मैं, काम नहीं कर रहा है एक्चुअली, 2, ठीक है, और x बार की जगह मैंने x बार लिखा। अब देखो सिग्मा एक्स एक्स बार होता क्या है जरा देखना, हमने इसको समझा था, सिग्मा एक्स होता है कि सम ऑफ x डिवाइड बाय n, ठीक है। अब जरा देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो सिग्मा एक्स क्या हो जाएगा भाई हमारा एन एक्स बार, यही हो जाएगा ना। तो क्या मैं इसकी जगह एन एक्स बार रख दूं, रख दिया मैंने, ठीक है। तो अब ये वैल्यू क्या बन जाएगी जरा, बाकी तो सारा सेम चलेगा, 2n और x बार 2 बार गुना हो गया तो x बार का स्क्वायर। अब देखो ये एक n x बार स्क्वायर है, ये 2n x बार स्क्वायर है, तो बचा क्या जो मैंने पहले लिख दिया, सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस n x बार स्क्वायर, यही मैंने शुरू में लिख दिया था आपके लिए। आप अगर देखें तो ये रिजल्ट मैंने पहले ही आपके लिए लिख दिया जहां हमने शुरू किया था, ठीक है। ये देखिए ये वैल्यू मैंने पहले ही लिख दी थी आपके लिए, ठीक। अब आप अगर और कुछ भी याद ना रख सकते हैं तो इसको ध्यान रख लो, इससे क्या होगा, इससे आपको आगे के सब फॉर्मूले याद हो जाएंगे। कैसे याद हो जाएंगे कि आप इंडिविजुअल सीरीज में आपने देखा कि स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू होता है अंडर रूट सिग्मा ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइड बाय n, ठीक है। और x माइनस एक्स बार क्या होता है, उसकी जगह आप अगर एक्चुअल वैल्यू यूज करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस n एक्स बार स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाई n, ठीक है। ये कब है, जब एक्चुअल मीन से डेविएशन लें, डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन, और ये है जब हम एक्चुअल वैल्यू यूज कर रहे हैं, x में x का स्क्वायर कर रहे हैं सीधा, कोई डेविएशन नहीं ले रहे, ठीक है। और यहीं से जब आप एज्यूम मीन लेंगे तो यहाँ देखो इस x की जगह आ जाएगा सिग्मा ऑफ डी स्क्वायर माइनस एन डी बार का स्क्वायर और नीचे डिवाइड बाय एन हो जाएगा। जहाँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वहां सबके साथ एफ एफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर भी एफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी आपका एफ डी बार स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ एन की जगह जो आपका एफ का टोटल आ जाएगा। इस तरह से सारे फॉर्मूला जो हैं ड्राइव हो जाएंगे, ठीक है। तो अब बड़ी जल्दी से स्टैंडर्ड डेविएशन के अलावा इसमें और क्या चीजें हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड, उसको भी समझ लेते हैं। एक होता है वेरिएंस, वेरिएंस सिंपली होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन का जब हम अंडर लेने के बजाय उसका स्क्वायर कर देते हैं तो उसका नाम है वेरिएंस। तो जब मैं अब आगे वेरिएंस यूज करूं तो मेरा मतलब होगा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि सिग्मा ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय, अब मैं इसका अंडर रूट करूंगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा, और अंडर रूट हटा दूंगा क्योंकि स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो तब ये वेरिएंस कहलाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वेरिएंस।
अब एक चीज और जो इसमें समझनी है, ठीक है, ये वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, इनको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजर, एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ वेरिएंस। एब्सोल्यूट मेजर होता क्या है? देखो, दो तरह के मेजर होते हैं, एक एब्सोल्यूट मेजर होता है और एक होता है रिलेटिव मेजर। रिलेटिव मेजर्स किस काम आता है? रिलेटिव मेजर्स काम आता है कंपैरिजन करने के लिए। अब जरा सिंपल सी भाषा में मैं एक बात करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई एक स्टूडेंट्स के 80 मार्क्स आए हैं, दूसरे स्टूडेंट्स के 150 मार्क्स आए हैं, ठीक है, बताओ दोनों में से कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है? अब शायद अब आप कहें कि सर ये जो 150 नंबर आए तो ये इंटेलिजेंट हो गया ज्यादा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ भैया ये इनके टोटल मार्क्स, अब ये 80 आए हैं आउट ऑफ 100 और 150 इसको मिले हैं आउट ऑफ 200। अब कौन से? अब इसके तो 80% हो गए और इसके 75% हो गए। अब मुझे देखने में शायद ये ज्यादा इंटेलिजेंट नजर आ रहा है कि इसके मार्क्स तो भाई ज्यादा, इससे 80% है। यही फर्क है। जब मैं पूछता हूँ आपके मार्क्स कितने टोटल, अब देखो मान लो हमारी यूनिवर्सिटी में मान लीजिए मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 1800, है ना, तो आपके 1800 में से मान लो आ रहे हैं 1200। अब कोई एक और यूनिवर्सिटी हो, उसके उसके मार्क्स आते हो मान लो 3000 में से, और उस बच्चे के मार्क्स आ रहे हो मान लीजिए 1500। अब देखने में तो भाई उसके मार्क्स ज्यादा हैं, आपके 1200 उसके 1500 है, तो ये 1200 मार्क्स आपके 1500 मार्क्स उसके, ये कैसा मेजर है? ये एब्सोल्यूट मेजर है। इसके बेस पर हम किसी निष्कर्ष पर नहीं जा सकते, तुलना नहीं कर सकते। मतलब जहाँ तुलना की जरूरत होती है वहां हमें रिलेटिव मेजर लेना पड़ता है, जैसे परसेंटेज एक रिलेटिव मेजर है, इसीलिए तो परसेंटेज निकालते हैं। तो 1800 में से 1200, अब कुछ समझ में आ रहा है कि हाँ भी 1800 में से 1200 लगभग 67% आता है और इसका भाई 50% है, तो इसका मतलब दिस वन इज बेटर। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव मेजर, ठीक है, जिससे तुलना करते हैं उसका नाम है रिलेटिव मेजर। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई जो हमारे वेरिएंस के मेजर है, क्योंकि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो वेरिएंस के जो मेजर्स हैं उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, इनको तो बोला जाता है एब्सोल्यूट मेजर, एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ जो है डिस्पर्सन। और जो एक और होता है मेजर जिसे हम बोलते हैं सीवी, सीवी से बनता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और ये बहुत सिंपल है निकालना, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन को उसके मीन से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई 100 कर दो, ये मल्टीप्लाई का निशान है, इनटू 100, ठीक है, ये कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और ये तुलना के लिए प्रयोग किया जाता है, इसके बेस पर हम आराम से कंपैरिजन करते हैं, ये कहलाता है रिलेटिव मेजर। ठीक है, अब बड़ी जल्दी से दो चीज़ों पर और डिस्कस करेंगे, मैं ज़्यादा भी इतना डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि जो मैं चाह रहा हूँ आपके फाउंडेशन के लिए कहीं ऐसा ना हो कि आप इससे बोर हो रहे हैं, है ना। तो दो चीज़ों पर मैं अभी और चर्चा करूँगा, ठीक है। एक होती है स्क्यूनेस। आगे जब रिसर्च की जाएगी तो हमें पहले हमारा डेटा किस तरह का उसके बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम आगे का काम कर सकते हैं, तो इसलिए इनको समझना जरूरी है। तो स्क्यूनेस मोटे तौर पर बस मैं बात करता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा मैं। स्क्यूनेस, अब स्क्यूनेस का मतलब क्या है? देखो, जैसे मैंने कहा कि कोई सीरीज है और वो इस तरह से चल रही है 2 4 6 8, ठीक है, 10, और फिर हो गई सीधे 3 और फिर 1, ठीक है। अब अगर मैं इसका जो इसको इस तरह से किसी ग्राफ पर दिखाऊं तो किस तरह से नजर आएगी? ग्राफ पर अगर इसको दिखाएंगे तो ऐसे नजर आएगी, 2 4 6 8 10 ऐसे तक चढ़ी
और उसके बाद गिरावट एक ही दम हो गई नीचे। तो अब ये सिमेट्री नहीं है, ठीक है ना, इसको हम सिमेट्री नहीं कह सकते, क्योंकि देखो चढ़ा तो इस तरह से और डाउन एकदम हो गया। या इसी तरह से अगर दूसरी शेप बन रही हो, ठीक है, ये ऐसे एकदम चढ़ के फिर एक ही दम गिर जाए, तो भी इसको सिमेट्री नहीं कहेंगे, ठीक है। वहीं अगर आप देखो, मान लो मैं इसको ऐसे लिखता, इसी सीरीज को अगर मैंने लिखा होता 2 2 4 6 8 6 4 2, तो अब ये इस तरह से सीक्वेंस ऐसे ऊपर आती है और उसी सीक्वेंस में नीचे आती है, इसे हम बोलते हैं सिमेट्री, ठीक है। और इसे हम बोलते हैं स्क्यूड, ये स्क्यूड है, इसमें विषमता है, ठीक है, ये सिमेट्री नहीं है, सममित नहीं है, ठीक है। अब आप बस, आपका इतने से काम चल जाएगा मेरे ख्याल में, आप सिर्फ ये समझ लो कि स्क्यूनेस की पहचान क्या है ना, तो उससे शायद हमारा काम चल जाए। बताने को तो और भी बहुत सारी चीजें इसमें, मोमेंट्स वगैरह हैं, लेकिन अब कहाँ तक जाएंगे इसमें, तो सिर्फ इतना ही कर लेते हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जब ये बिल्कुल सिंपल इस तरह से आ रही हो, कोशिश मैंने अपनी तरफ से इसको सिमेट्री बनाने की कोशिश की है, तो हम बोलेंगे नो स्क्यूनेस। लेकिन जब ये एक तरफ से तो उठी हुई हो और दूसरी तरफ गिरी हुई हो, तो आप इसकी टेल को पहचाने, टेल इसको बोलते हैं टेल, ठीक है। टेल, जब टेल हो ऑन राइट साइड, अब ये आप देखो मेरा वाला दाएं हाथ है, दाएं हाथ की तरफ है, टेल ऑन राइट साइड, ठीक है, तो इसे बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड, पॉजिटिवली स्क्यूड। और जब उल्टा हो, टेल हो लेफ्ट साइड में, जब टेल इसकी लेफ्ट साइड में होती है, ठीक है, ऐसे, तो इसे हम बोलते हैं नेगेटिवली स्क्यू, ठीक है। इस तरह से आप स्क्यूनेस को मेजर कर सकते हैं। स्क्यूनेस को मेजर करने का एक बड़ा पॉपुलर सा मेथड है, केपी मेथड बोलते हैं, कार्ल पियर्सन मेजर, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, तो पॉजिटिव स्क्यूनेस की पहले मैं विशेषता बता देता हूँ। पॉजिटिवली स्क्यूनेस होगी तो उसमें क्या मिलेगा आपको, जिस केस में पॉजिटिवली स्क्यूनेस मिलेगी वहां मीन वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगी, ठीक है। पॉजिटिवली स्क्यूनेस के केस में एक्स बार सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा मीडियन होगा, मीडियन तो समझो बीच में रहना है, और उससे छोटा मोड होगा, ठीक है। जब पॉजिटिव स्क्यूड होगा तो, हाँ मैं उल्टा तो नहीं बोल गया, पॉजिटिवली स्क्यूड होगा तो, हाँ ठीक, एक मिनट, ये मैं उल्टा बोल गया भाई, ठीक है। अगर मीन छोटा हो, मीडियन तो बीच में रहना है, मीन छोटा हो मीडियन बड़ा हो, तो ये नेगेटिव स्क्यूड, मैं उल्टा बोल गया सॉरी, ठीक है। और जब उल्टा हो कि मीन सबसे बड़ा, उससे छोटा मीडियन और सबसे छोटा हो मोड, तो ये कहलाती है जो है पॉजिटिवली स्क्यूड, ठीक है। तब ये स्क्यूनेस कौन सी स्क्यूनेस कहलाती है, उसके इसको पॉजिटिव स्क्यूनेस बोलते हैं। और इसको मापने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, अगर आपको मेजर करना हो, फॉर्मूला देखना हो, ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रख लो, उससे भी काम चल जाएगा। कार्ल पियर्सन मेथड होता है, जो कि होता है एक्स बार माइनस मोड, ठीक है, मीन माइनस मोड, क्योंकि मीडियन तो बीच में रहना ही है, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। इस फॉर्मूले से काम चल जाएगा। और ये जो मोड है, मोड का भी फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एम्पिरिकल मेथड के नाम से पढ़ा होगा आपने अपनी जो जूनियर क्लासेस में। मीडियन निकाला जाता है, जो है मीन और मीडियन के हेल्प से निकाला जा सकता है मोड। तो ये मीडियन होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। 3 गुना मीडियन में से 2 गुना अगर आप मीन घटाते हैं तो मोड बच जाता है,
तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्स बार माइनस जेड की जगह में क्या लिख दूं, जेड की जगह ये वैल्यू रख दो 3 मीडियन माइनस 2 मीन। नीचे तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन चलता ही रहेगा। तो अब यहाँ देखो एक्स बार माइनस 3 मीडियन प्लस 2 मीन डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो अब 2 और 1 कितने हो गए, 3 तो एक्स बार हो गया माइनस 3 ही मीडियन हो गया डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। 3 कॉमन ले सकता हूँ, 3 अगर मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है 3 अगर मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ लिख देता हूँ 3 अगर मैंने कॉमन लिया तो एक्स बार माइनस मीडियन डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। इससे निकालो, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिवली स्क्यूनेस है भैया, और नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिवली स्क्यूनेस है। सिंपल सा तरीका है ना। और लास्ट चीज और एक बेटा जो है, आप जो है ये चाह रहा कि नेक्स्ट टाइम इसको छोड़ा जाए, तो एक चीज और लास्ट चीज इसमें आती है कर्टोसिस। अब कर्टोसिस क्या है, कर्टोसिस मेनली हाइट को बताता है। हाइट कैसी, देखो एक तो ये भी अब जो कोई सीरीज सिमेट्री तो हो गई, लेकिन सिमेट्री के साथ साथ उसकी हाइट किस तरह की है। अब देखो जरा, मैं जरा एक बार पहले लिखता हूँ, फिर मुझे बताना कि तीनों में क्या फर्क है। मैं 3 सिमेट्रिकल सीरीज लिखूँ, ठीक है। एक मैंने लिखी 2 4 6 8, ठीक है 6 4 2। एक मैंने लिखी 2 10 25, ठीक है, और फिर मैंने लिख दिया 10 और फिर 2। एक मैंने लिखा 2 3 4, ठीक है 5 4 3 2। अब देखो जब आप इसमें जो इनके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब बनाओगे तो इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लगभग इस तरह से जाएगा, ऐसी शेप बनेगी, है ना। इसका कैसे जाएगा, इसका एक एकदम जंप करेगा और फिर नीचे आएगा, और इसका जो है और भी कम जंप करेगा, इसका बिल्कुल फ्लैट सा रहेगा ये, ठीक है। तो ये जो बीच का सा है, जो बहुत ज्यादा जंप नहीं कर रहा, उसको बोलते हैं मेसोकर्टिक, ठीक है KURTIC, ठीक है मेसोकर्टिक। और जो जंप करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, उसको बोलेंगे लैप्टोकर्टिक, ठीक है लैप्टोकर्टिक। और जो फ्लैट हो, ये याद रख लो, फ्लैट को बोलेंगे फ्लैटिक, तो ये हो जाएगा फ्लैटिकर्टिक, ठीक है। बेसिकली मतलब समझ में आ गया ना। कर्टोसिस का मतलब ये देखने के लिए होता है कि ठीक है सीरीज सिमेट्री तो है, लेकिन उसमें जो डेविएशन मतलब जो ऊपर जो रेट एक से दूसरे में जो रेट ऑफ चेंज हो रही है वो कितनी ज्यादा कम है या अधिक है ना, वो देखने के लिए हम कर्टोसिस को मानते, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी आपको कर्टोसिस, ठीक है। मैं फिर से बताऊं आपको, ये मीडियम सा है भैया, ये जो बिल्कुल चिपका हुआ सा नजर आ रहा है ये फ्लैटी, और ये जो जंप करता नजर आ रहा है ये लैप्टो, ठीक है लैप्टो मेसो और ये फ्लैटी। अब इसको मापे कैसे, इसको मापने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ती है, बीटा 2, ठीक है। बीटा 2 होता है भाई म्यू 4, ठीक है डिवाइडेड बाई म्यू, इसको म्यू बोलते हैं MU म्यू, ठीक है म्यू टू स्क्वायर, ठीक है। तो बीटा 2 के बेस पर हम निकालते हैं, अगर बीटा 2 3 है तो हम मेसोकर्टिक बोलते हैं,
बीटा 2 की वैल्यू 3 से ज्यादा आ रही है, 3.5 आ रही है, तो इसको हम लैक्टोकर्टिक बोलते हैं। ठीक है, और बीटा 2 की वैल्यू अगर 3 से कम आ रही है, लेस देन 3 आ रही है, मान लो 2.5 आ रही है, 2 आ रही है, तो इसे प्लेटिकर्टिक बोलते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर आपने ये चीज और नहीं छेड़ दी, ये म्यू। म्यू वैसे बेटा आप पढ़ चुके हो, बाकी मैं आपको याद रखने का बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूँ। म्यू कुछ नहीं है, म्यू सिंपल आपके मीन से मूवमेंट्स है। 1 मिनट में बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि अब तो आपको शॉर्टकट मेथड की जरूरत है नहीं, तो बाय डेफिनेशन तो आपको पता होना चाहिए। म्यू 1 होता है फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन, सिंपल सी बात। ठीक है, कोई टेक्निकल भाषा नहीं। एक्स में से एक्स बार को घटाया और इसकी पावर एक ही रखनी है, इसका कोई स्क्वायर, इसकी म्यू 1 का मतलब पावर भी 1, और डिवाइड कर दिया भाई 1 से। ये है म्यू 1। म्यू 2 चाहिए तो x माइनस एक्स बार, ठीक है, का स्क्वायर, पावर 2 कर दी, डिवाइड बाय n, ये तुम्हारा म्यू 2 है। ऐसे ही म्यू 3 चाहिए, x में से उसका एक्चुअल मीन घटाओ और पावर कर दो उसकी 3, डिवाइड बाय n, सिग्मा करना मत भूलना भाई, ये म्यू 3 है। ठीक है, थर्ड मूवमेंट अबाउट मी, और ये म्यू 4, इसमें क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स बार पावर 4 डिवाइड बाई n। ठीक है, तो ये अपना मूवमेंट्स होते हैं, तो इस तरह से आप मूवमेंट्स निकाल सकते हो। आप देख भी सकते हो म्यू 2 और कुछ नहीं, हमारा वेरिएंस होता है। म्यू 2 हमेशा वेरिएंस होता है, और एक्स माइनस एक्स बार का टोटल अभी आपको मैंने बताया 0 होता है ना, तो म्यू 1 हमेशा ही 0 होता है, म्यू 2 हमेशा ही स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर होता है। म्यू 3 और म्यू 4 की वैल्यू फिर आप आगे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें से जो आपने ये जो म्यू 3 निकाला है ना, और म्यू 4 और म्यू 2 निकाला है, इसके बेस पर इस वैल्यू को आप यहाँ पर कर दो, बीटा वैल्यू आ जाएगी म्यू 4 और नीचे म्यू 2 का स्क्वायर, और उससे वैल्यू कितनी आती है, 3 आती है तो मेसोकर्टिक है, 3 से ज्यादा है तो लेप्टोकर्टिक है, और 3 से कम है तो प्लेटिकर्टिक है। तो इससे हमारा जो डेटा है उसके बारे में हमें सारी जानकारी मिल जाती है कि किस नेचर की सीरीज है। ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि आगे इसमें किस तरह का टेस्ट लगाया जाए। तो ये बेसिक कंसेप्ट आई थिंक अब आपको क्लियर हुए होंगे, आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी। अब आगे जो है नेक्स्ट हम अपने कोरिलेशन रिग्रेशन को शुरू करेंगे, जहां ये कंसेप्ट्स यूज भी होंगे। ठीक है, तो अभी आज तो